Good morning friends, and today we have to study about the topic average. Which kind of question will be asked in the exam generally? In this class we will try to understand. औसत निकालने का जिस तरीके को हम आज तक स्कूलों से पढ़ते आए हैं या जिस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मैटर करता है कि किस फॉर्मूले या किस सूत्र का प्रयोग करके औसत निकाला जाता है। औसत का मतलब होता है किसी लेवल पर सबको बराबर देखना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि 5 बच्चे हैं और पांचों की जो एज है वो बराबर है, तो और एक की एज 20 साल है, तो इसका मतलब है सभी की 20 है, तो यहाँ पर सभी बराबर है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम हर वैल्यूज को इक्वली ट्रीट करेंगे और हम उसे कहेंगे कि वो बराबर है। तो हमें एवरेज में कभी कभी एक वैल्यू ज्यादा और एक वैल्यू कम मिलती है, तो उसको किसी एक लेवल पर बराबर लाने के लिए एवरेज निकालने के तरीके में जनरली हम उन्हें जोड़ते हैं और जितनी वैल्यूज को हमने जोड़ा होता है उस नंबर से हम उसे डिवाइड करते हैं। इसलिए अगर हम बात कहें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, एक जनरल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि दो नंबर हैं हमारे पास, एक है 20 और एक है 40। अगर हम इन दो नंबर्स में अनइक्वल देख रहे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो किसी लेवल पर लाकर अगर इन्हें बराबर किया जाए तो तरीका क्या होगा कि आप इस 20 और 40 को ऐड करेंगे, इस 20 और 40 को आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक लेवल होगा जहां पर आकर ये 60 2 से डिवाइड होगा और हम कह पाएंगे कि जो 30 है वो एवरेज है। वो बात और है कि दोनों में से कोई 30 नहीं है, बट एक लेवल पर दोनों को हम बोल सकते हैं कि 30 के लेवल पर इक्वल देख सकते हैं और इसी 30 को हम एवरेज बोलते हैं। अब देखते हैं कि एवरेज निकालने के लिए हमने, यानी कि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं एवरेज जिसे औसत बोलते हैं, उसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया। जो ऑब्जर्व हमने किया वो 20 और 40 था। सबसे पहले हमने उसे जोड़ा, इसलिए फॉर्मूले में हम सबसे पहले बात करते हैं कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि आंकड़ों को हमने जोड़ा है। फिर हमने डिवाइड किससे किया, हमने डिवाइड किया 2 से, यानी कि 2 है हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस, तो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जोड़ने के बाद डिवाइड करने के बाद जो चीज हमारे पास आई वो क्या थी, 30। ये था हमारा एवरेज। तो इसलिए एवरेज का फॉर्मूला अगर आप कभी भी किताबों में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस टेक्निकल तरीके से या इस ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर इस फॉर्मूले के अलावा कितने ऐसे सवाल हैं जिनको हम शॉर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरली सीरीज की, सीरीज में जहां पर नेचुरल नंबर की हम सबसे पहले बात करते हैं। एवरेज ऑफ सीरीज। सबसे पहले हम बात करें कि नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, जिनकी शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एन टर्म तक अगर हो और हमें कैलकुलेट करना हो कि एन टर्म तक एवरेज क्या आएगा, तो यहां पर अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा इसका सम निकालने का फॉर्मूला, दैट इज n इंटू n+1/2। और फिर क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n है, तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, मीन्स n इंटू n+1/2 और डिवाइड करने के लिए n नीचे। फाइनली हमारा आंसर हुआ n+1/2। अब ये तो हुआ एवरेज अप टू n टर्म्स। यही अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए इस तरीके से, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत मान पूछ रहा है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक है।
अब तरीका ये कहता है कि हमारे पास n का मान 10 है, हम यहां पर n का मान पुट करें और आंसर निकाल लें। एक तरीका तो ये है कि हमने यहां पर 10 11/2 टोटल निकाला और फिर 10 से भाग किया। ऐसा करने से हमारा जो आंसर आया वो आया 11/2 यानी कि 5.5। अगर हम टोटल का फॉर्मूला भूल जाएं और हमें आंसर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि पहली टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 10। सबसे पहले एग्जांपल में हमने दो संख्याओं को देखा था, 20 को और 40 को, जिनका एवरेज निकालने के लिए हमने दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इस तरह की सीरीज में आप दो ही संख्याओं को देखो, एक पहली को और एक आखिरी को। तो अगर आप 1 और 10 दोनों को देखते हो और बीच की सारी संख्याओं को इग्नोर मार देते हो, ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, तो आपके पास आता है क्या, यहाँ 1 और 10 इसे जोड़कर आता है आपके पास 11 और फिर आप इसे 2 से भाग करते हैं तो वही आंसर आ जाता है आपका 5.5। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको आंसर एन टर्म में नहीं देना तो आंसर देना है आपको एवरेज का, और एवरेज निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल फार्मूला जो भी लिखा गया है आप उसी का यूज करें। शॉर्ट में अगर नेचुरल नंबर के क्वेश्चंस की बात आ रही है तो उसमें पहली संख्या को आखिरी संख्या में जोड़ दीजिए और सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर वही होगा जो कंप्लीट ट्रेडिशनल तरीके से आता है। अब नेचुरल के साथ अगर एक शब्द और जोड़ दिया जाए, नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या है। नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव मतलब प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर में एक से ना होकर कहीं से भी अगर वैल्यू शुरू हो जाती है, और जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 7, 8, 9, 10 या 20, 21, 22, 23, ये क्रम एक से नहीं शुरू हुआ, तो कहीं से भी शुरू होने की वजह से इसके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है कंसेक्यूटिव, जिसे क्रमागत बोलते हैं, क्रम जमा आगत, कहीं से भी क्रम आने लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रेडिशनल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता था और हम शॉर्टकट तरीके से क्या कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके में अगर हम यूं कहें कि हमारे पास नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव प्रॉब्लम है, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या हो गई 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन 49 तक, और वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस। जैसे कि नेचुरल नंबर में जो गैप था वो एक एक का था, डिफरेंस जो था वो कॉमन था, इसलिए हम उस श्रृंखला को समांतर श्रेणी या इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक है, समांतर श्रेणी है, तो उसके ट्रेडिशनल मेथड में जाने से पहले आप उसका शॉर्ट सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि पहली संख्या आपके पास है 10 और दूसरी संख्या है 49, तो आप 10 और 49 को डायरेक्टली जोड़कर, दो टर्म्स क्योंकि आप जोड़ रहे हैं इसलिए 10 और 49 को जोड़ने पर आपके फाइनली फर्स्ट और लास्ट संख्या का टोटल आ जाएगा। इसके बाद जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव आंसर 59/2 एंड दिस इज इक्वल टू 29.5। अगर इस आंसर को हम कहें 29.5 आपके पास ऑप्शन में है और आपने कोई फॉर्मूला वगैरह ज्यादा यूज नहीं किया, वही किया पहली और आखिरी संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो आपका टाइम भी बच गया। अदरवाइज ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका ट्रेडिशनल है आप उसे करेंगे तो क्या होगा, आपको पहले 1 से लेकर 1 से लेकर 49 तक का टोटल निकालना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर 9 तक का टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास नहीं है। तो उस टोटल को और इस टोटल को, मतलब दोनों टोटल को माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारे पास 10 से लेकर 49 तक का टोटल आएगा, और उस टोटल के बाद जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टाइम ना होने के कारण आपके लिए ये जो मेथड होगा ये बेस्ट मेथड होगा, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अगर वो नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव है तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। आइए बात करते हैं, अगर नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव के अलावा कोई और सीरीज की बात करता है और आपको एवरेज निकालना है। फर्ज कर लीजिए कि वो और नेचुरल नंबर्स की बात करता है, जिसे हिंदी में विषम प्राकृत संख्याएं बोला जाता है।
तो विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बेसिकली, और पहली विषम संख्या क्या है? जो संख्याएं 2 से भाग नहीं हो सकती, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 अप टू n टर्म्स तक मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए अगर एवरेज का तरीका अपनाने लगे तो अपने उस तरीके के अंदर क्या है, पहले टोटल निकाला जाए, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाए। तो ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालने का जो फॉर्मूला है n² है, सम मतलब जोड़। और फिर अगर हम कहें कि इसका जो एवरेज निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, एवरेज निकालने का तरीका होगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि n² और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन n है तो n से डिवाइड हुआ, आंसर आ गया n। तो एक कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है और वो भी ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसका जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उतना ही होगा। ठीक। दूसरी तरफ ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 1, 3, 5, 7 और ये 15 तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई और हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज निकालने का शॉर्टकट क्या रहेगा हमारे पास, 1 + 15/2 एंड दिस इज 16/2, द आंसर इज 8। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 15 तक जो विषम संख्याएं होती हैं वो 8 ही होती हैं और उसका एवरेज भी 8 ही है। 2 तरीके से आप सोच सकते हैं, या तो उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता लग जाए, या फिर अगर आपके पास सीरीज में नंबर लिखे हुए हैं तो पहली और आखिरी नंबर को आप जोड़ें, सीधा 2 से डिवाइड करें, एवरेज निकल जाएगा। दूसरी बात आती है कि ऑड नेचुरल के बाद ऑड नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव में क्या किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हमारे पास नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो तो नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या है, प्राकृत क्रमागत संख्याएं। प्राकृत क्रमागत संख्याएं जनरली हम उन्हें बोल रहे हैं जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर की सीरीज में से जो वैल्यूज हैं वो 1 से ना शुरू होकर कहीं से भी शुरू हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, 20, 21, 22, 23, 24। तो अगर हमारे को नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव अर्थात प्राकृत क्रमागत संख्या के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो हम उन नंबर्स को कैसे हैंडल करेंगे। सपोज एक सीरीज लिखी आती है आपके पास, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल consecutive numbers from 21 to 85, मतलब 21 से लेके 85 तक के नंबर्स में जो नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव है इसका एवरेज निकालो। अब जब तक आप 21 से लेके 85 तक के नंबर्स के बारे में सोचेंगे, उनका टोटल कितना आएगा, वो टर्म्स कितनी होंगी, तब तक तो आपका आंसर भी आ जाएगा। शॉर्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, ऐसे सवाल का सोल्यूशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सीधे सीधे 21 को और 85 को आप ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जिसका मतलब है ये हो गया आपका 106 और 2 से भाग करने के बाद आपका आंसर आ गया 53। मीन्स कंपटीशन में अगर इस तरह के शॉर्टकट आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को जल्दी हैंडल कर लेंगे और आपका टाइम बच जाएगा। एंड यू कैन से इन दैट केस कि अगर ये नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव के अलावा आपसे बोलता है ऑड नंबर्स, यानी ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब है विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। जनरल टर्म में अगर हम कहें कि 1, 3, 5, 7 और आगे भी इसी तरीके से हमारे पास n टर्म हो, n टर्म हो और हमें निकालना हो इसका सम, तो फॉर्मूला दिया है किताबों के अंदर, जनरली आप देखेंगे तो n² होगा। n² का मतलब है आपके पास जितनी टर्म्स हैं उसका स्क्वायर करेंगे और फिर अगर आप एवरेज निकालना चाहेंगे तो आप इसी सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका आंसर आएगा वो n आएगा। तो या तो आप ये पता कर लें कि आपकी जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो आपका एवरेज आ जाएगा। और अगर ये नहीं पता कर पा रहे हैं और सीरीज आपके पास अवेलेबल है तो आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 1, 3, 5,
7, 9, 11, ये जो आपके पास नंबर्स हैं, और आपको इसका एवरेज निकालना है, या इसे हम और आगे क्रम में बढ़ाएं और यहां तक लिखा हुआ है 81 तक। अब 81 तक कितने और नंबर होंगे, इसे कैलकुलेट करने से पहले अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो क्या करें, सीधे सीधे 1, 81 अपॉन 2, 82 अपॉन 2, द आंसर इज 41। अब कह सकते हैं ये जो सीरीज के नंबर मैंने आप लिखे हैं, इसमें जो इसका बेसिकली एवरेज है वो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से ज्यादा जल्दी निकल जाता है, बशर्ते हम जब तक नंबर्स सोचेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑड नेचुरल नंबर्स, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में विषम प्राकृत संख्या, जिसके बारे में हमने भी देखा, अगर इसकी जगह पर ऑड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव वर्ड आ जाता है, यानी कि विषम प्राकृत आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम यहां बात करते हैं कि ऑड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, अर्थात विषम प्राकृत क्रमागत संख्याएं। अगर इसमें हम कहें कि क्या डिफरेंस है, जैसे नेचुरल नंबर में नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव था, 1, 2, 3 की बजाय वो कहीं से भी शुरू हो गया, 21, 22, 23, 24। ऐसे ही सीरीज ऑड नंबर की है 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन 1 से नहीं शुरू हो रही, वो शुरू हो रही है कहीं 15 से, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ऑड नेचुरल में और ऑड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव में क्या फर्क होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम प्राकृत क्रमागत संख्याएं। तो यहां पर अगर हम कहें कि हमारे पास 21, 23, 25, 27 एंड सो ऑन 85 तक हम पहुंच गए, और हमें निकालना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका, क्योंकि ये सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के हिस्से हैं, इसलिए आप इसका आंसर भी निकालने के लिए सीधे सीधे आप इन्हें फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो एवरेज निकल जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 53। अभी आपको इन 4 सवालों में ये महसूस होने लगा होगा कि हम चारों के चारों क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। इसको करने के लिए कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसको पहले चेक करना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देखते हैं एक बार इस बात को दोबारा समझते हैं कि हम जब इस सीरीज को देख रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, सपोज मान लीजिए 40 तक, फिर देख रहे थे 21, 22, 23 और एंड सो ऑन सपोज 80 तक, और फिर देख रहे थे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन सपोज 45 तक, और यहीं पर हम 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन सपोज मान लीजिए 41 तक। अब इन चारों के लिए एक ही तरीका हम अपना सकते हैं एवरेज निकालने का, क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि ये काम कहां नहीं किया जा सकता और कहां किया जा सकता है। आइए देखते हैं ध्यान से कि इस फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 1 और 2 के बीच में जो गैप है, डिफरेंस जो है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कैसे, 2 और 1 में डिफरेंस जो है वो 1 का है, और 3 और 2 में डिफरेंस है वो भी 1 का है, 4 और 3 में जो डिफरेंस है वो भी 1 का है। जब तक ये डिफरेंस कॉमन आता रहे और आपको लगे कि आपकी प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस वाली है, तो वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और उसी प्रोग्रेशन के अंदर आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देना है और बाकी संख्याओं को छोड़कर सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा। यही ऑब्जर्वेशन आप सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, वहां भी 21 से 22 1 बढ़ गया, 22 से 23 1 बढ़ गया, डिफरेंस 1 का ही है। अब आप जब थर्ड एग्जांपल में आते हैं तो थर्ड एग्जांपल में आपको डिफरेंस क्या मिलता है, 1 नहीं मिलता, 2 मिलता है, 3 में से 1 गया। इस थर्ड की बात करते हैं तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और फिर 7 में से 5 गया फिर 2। डिफरेंस तो अभी भी कॉमन है। कॉमन डिफरेंस का ये मतलब नहीं होता कि वो फिक्स हो गया कि वो 1 होगा। एक ऐसा डिफरेंस है जो हर बार सेम आना चाहिए, तभी तो वो कॉमन है, चाहे वो 2 का डिफरेंस हो, 3 का हो, 4 का हो या किसी भी नंबर का हो। अगर ये ऑब्जर्वेशन आप कर लेते हैं तो एवरेज निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ सकते हैं, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपली। तो अगर हम ऑड के आगे चलें तो क्या हो सकता है, ऑड के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा इवन।
इवन नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है सम प्राकृत संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग जरूर होती हैं। और सबसे पहली इवन नंबर होता है हमारे पास 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन। सपोज मान लेते हैं ये भी n टर्म तक हमारे पास है। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से इसका पहले सम निकालने का फॉर्मूला लिखा गया n इंटू n प्लस 1, और फिर उसका एवरेज निकालने के लिए इसी सम के फॉर्मूले को n नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके फॉर्मूला निकाला गया n प्लस 1 फॉर द एवरेज। 1% अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए और सीरीज आपके पास अवेलेबल है कि फाइंड दी एवरेज ऑफ 2, 4, 6 एंड अप टू 80, इसका आपने एवरेज निकालना है, तो आप पहले सम निकालना पसंद करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि गैप ध्यान से देखिए, यहां पे जो गैप है वो 2 का है और यहां पे जो गैप है वो भी 2 का है। इसका मतलब है जो डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस की वजह से आप क्या करने वाले हैं, आप बेसिकली फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं और फिर उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 82/2 और आंसर हो जाता है 41। मींस यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट द ट्रेडिशनल फॉर्मूला इफ यू हैव अ शॉर्टकट। इसी के आगे हम बात करें कि इवन नेचुरल के अंदर अगर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड यूज हो जाएगा तो क्या कहेंगे। आई होप आप समझ चुके हो कि कॉन्सिक्यूटिव वर्ड यूज करने का मतलब क्या है। बेसिकली इवन नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, अर्थात सम प्राकृत क्रमागत संख्याएं। यहां पर हम 2 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, 6 को छोड़ दें, किसी को भी मतलब लेवल में स्टार्टिंग से छोड़ दें और उसमें इवन नंबर की कंटिन्यूटी आगे की तरफ कर दें, तो उसके बाद उस सीरीज को हम सिर्फ इवन नेचुरल नहीं बोल पाएंगे, उसे हम बोलेंगे इवन नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखते हैं जरा कि हमारे पास अगर एक सीरीज है जिसमें है वो 12, 14, 16, 18, 20 और अप टू 100 तक, और हमें निकालना है इसका एवरेज। तो एवरेज निकालने से पहले हम सबसे पहले देखें कि यहां कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहां भी तो 2 का ही है। जब आपको लगता है कि आपके पास जो डिफरेंस है वो हर बार सेम है तो फिर आपको कोई और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा से आप उसी चीज को फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे आप, तो आपको 12 प्लस 100/2 से ये होगा 112/2, जिसका मतलब होगा सिंपली इसका हम आधा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 56। सो दिस इज योर आंसर। सो कैन वी से that the series of natural number, natural consecutive numbers, odd consecutive numbers, even numbers and even consecutive numbers, ये जो 6 सीरीज आपने देखी जिसके लिए अब तक किताबों में 6 अलग अलग फॉर्मूले होंगे, सभी को हमने किसी एक ही फॉर्मूले से सॉल्व किया और ध्यान रखा कि कॉमन डिफरेंस था तो पहली और आखिरी संख्या को ऐड किया और 2 से सिंपली डिवाइड कर दिया। अगर हम इसी तरीके से याद करें कि जब हम स्कूल टाइम में कुछ टेबल्स यानी कि पहाड़ों वगैरह की बात करते थे तो वो भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए कि आप 2 की टेबल पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का ही गैप रहता है। ऐसे ही अगर हम 2 को छोड़ देते हैं और मान लीजिए 7 की टेबल पढ़ते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अगर मैं इसको लिखूं टेबल ऑफ 7 तो वो सीरीज क्या बनेगी, 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ गैप कितने का है, 7 की टेबल है, 7 का गैप होना कंपलसरी है, इसलिए हर स्टेप में आपको 7 का ही गैप दिखाई देगा। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर की किसी टेबल को पढ़ने की बात करते हैं तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वही नंबर मिलेगा जिसकी वो टेबल है। तो कॉमन डिफरेंस होने का मतलब हो गया कि हमारा फॉर्मूला फिर सेम हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब इस सीरीज को हम फर्ज कर लेते हैं कि हम यहां तक ले गए, 84 तक ले गए और हम निकालना चाहते हैं कि इस पूरी सीक्वेंस का एवरेज क्या होगा। तो जब ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो हम क्या करें, फर्स्ट और लास्ट नंबर को सिंपली ऐड कर दें और अपॉन 2 कर दें, बिकॉज एवरेज निकालने के लिए आप सिंपली फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 इसलिए करते हैं क्योंकि 2 ही ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास इन्हें ऐड करने के बाद कितना आ जाता है,
दैट इज 91 और 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 45.5। आई होप क्लियर हो गया। अब इस सवाल के अंदर हम किसी लैंग्वेज के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे कैसे हैंडल करें। एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के पहले 5 मल्टीपल्स यानी कि गुणज का औसत बताओ। अब एक स्टूडेंट आमतौर पे क्या कर सकता है, 7 के 5 मल्टीपल में पहले 7 लिखेगा, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर उन्हें जोड़ेगा और फिर 5 से डिवाइड करेगा। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल तरीका देखें तो देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट मतलब 1, 5 मतलब 5, ठीक, 5 एवरेज। अभी 2 टर्म ऑब्जर्व हो रही हैं तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऐड करने के बाद। फिर मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। फिर किससे मल्टीप्लाई करें, जिसके मल्टीपल की बात की है 7 की, तो सारी वैल्यू लिखनी नहीं पड़ती है। क्या हो जाता है, 5 और 1 यहाँ के 6/2 और ये 7 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, ये आंसर आ गया। अब इसी चीज को आपने टेक्निकल ना किया होता तो आप क्या करते, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28 और फिर 35 लिखकर इन्हें कहीं ना कहीं पहले आप ऐड करते। ऐड करने में टाइम लगता, फिर 5 से डिवाइड करते। तो दिस इज द सिंपल वे। अगर आपका लेवल क्वेश्चन बढ़ भी जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं। जैसे बोलता है फाइंड दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 13, मतलब 13 के पहले 25 गुणज का औसत निकालो। 13 के 25 मल्टीपल तक का पढ़ा तो हमने कभी याद भी नहीं किया। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी पड़ जाए तो पहले 13, फिर 26, फिर 39। कभी कभी तो स्टूडेंट को 13 की टेबल भी याद नहीं होती, तो ऐसे में वो 13 टेंजा में ही प्रॉब्लम होगी, तो फिर 25 मल्टीपल लिखने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आइए देखें कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने टेक्निकल तरीके से सॉल्व किया, अगर उसी चीज को फॉलो किया जाए तो कितने आराम से आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का मतलब 1, फिर लिखा है 25, 25 का मतलब है 25 यानी कि 25, फिर है एवरेज। अगर एवरेज है तो ऑब्जर्वेशन ही 2 ही है तो 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करके। फिर लिखा है मल्टीपल्स, मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीपल, 13 का मल्टीपल, यहाँ आ गया 13। अब जरा ध्यान से देखिए इसकी कैलकुलेशन के बाद क्या होगा। 25 और 1 26 हो गया, 26 को 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये 26 को 2 से डिवाइड किया आपने। उसके बाद ये आ गया 13 इंटू में 13। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है कि किस तरीके से निकालते हैं किसी नंबर का स्क्वायर, और जनरली अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 169। इन दिस स्मार्ट वर्क यू कुड नॉट रिटर्न दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर, बट फिर भी आपने सारे के सारे जो एग्जैक्ट आंसर थे वो निकाल लिए। सो ये जो टेक्निकल तरीका है ये आपका टाइम भी बचाएगा और कहीं ना कहीं आपके पेपर में और सवालों को सॉल्व करने का मौका भी देगा। तो आई होप समझ आया होगा कि इन सीरीज के अंदर हम किस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट थी। एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट हो सकती है जिसे हम कह सकते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, बेसिकली हम जब नेचुरल बात करते हैं तो 1 2 3 ऑनवर्ड शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मैथमेटिक्स में जीरो भी तो है। अब उस जीरो का यूज कहाँ हो, सीरीज से पहले ही होता है, बाद में तो कभी होगा नहीं। बाद में जब वो यूज होगा 10 होगा तो वो डिजिट नहीं रहेगी, वो एक नंबर बन जाता है। तो वो जो जीरो है वो कहीं ना कहीं अगर आप नंबर लाइन पे कभी देखिए ध्यान से तो यहाँ पर इस लेवल पर आकर स्टैंड करता है, और उसके बाद पॉजिटिव टर्म्स में हमारे पास आगे की तरफ नंबर्स चलने लगते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 और आगे भी इसी तरीके से। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि 0 को भी आप इंक्लूड करेंगे तो आपके पास एक टर्म बढ़ जाएगी। एक टर्म बढ़ने के बाद एक ऐसी टर्म बढ़ जाएगी जिसका एडिशन भी नहीं होना,
लेकिन फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस है। जैसे आप अपने घर में खाना भी खाते होगे, कपड़े भी खरीदते होगे, सब कुछ करते होगे, लेकिन कमाते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कमाने के मामले में आप जीरो हो, लेकिन पार्टिसिपेशन में आप हर जगह हो। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में जो एवरेज होती है वो गिरती है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जीरो आ गया। जैसे एक परिवार के अंदर हम छोटी सी बात करें कि एक हस्बैंड था और एक वाइफ, ठीक, वो दो लोग थे, उनमें से एक की उम्र थी 27 साल और एक की 25 साल, अगर एवरेज निकाले तो 26 साल। अब एक साल बाद जिनकी उम्र कहीं ना कहीं 25 से 26 होनी है और 27 से 28 होनी है, वहां उनके पास एक बेटे को वो देखते हैं, उसका जन्म हो जाता है, वो पैदा हो गया। अब जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो उस समय उसकी उम्र क्या होगी, 0। लेकिन उस बच्चे के साथ अगर परिवार की बात की जाए तो लोगों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब जो लड़की या लेडीज या वाइफ 25 साल की थी वो तो 26 की हो गई एक साल में, और जो हस्बैंड 27 का था वो 28 का हो गया। तो 26 और 28 को जोड़कर हमारे पास 54 ईयर्स है। ये 54 ईयर्स बच्चे के जन्म से पहले क्या थे, हस्बैंड वाइफ के लिए थे। अब बच्चा भी परिवार में आ गया तो अभी 54 है। तो कहीं ना कहीं इस 54 को अगर हम बच्चे को इंक्लूड कर लें तो वो जो एवरेज होगा, जो हस्बैंड वाइफ का 27 साल आ सकता है, बच्चे को शामिल करने पर 27 नहीं आएगा। 54 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आंसर आएगा 18। एक ऐसी वैल्यू इंक्लूड हो गई जिसकी वजह से एवरेज धड़ाम से नीचे गिर गया। तो होल नंबर एक ऐसी ही वैल्यू है 0, जब वो इंक्लूड की जाती है तो उससे एवरेज बढ़ता नहीं है, उल्टा गिरने लगता है। तो देखते हैं कि 0 से ऑनवर्ड जो वैल्यूज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो आपके जो होल नंबर्स हैं उसकी सीरीज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरीके से चलती है। और समझना यह होता है कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 10 है सपोज, ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन हैं जो कि 10 होल नंबर्स हैं, तो आपने 10 तक लिखने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि 0 से लेकर 10 का मतलब होगा 9 ऑब्जर्वेशन। कारण क्योंकि जो 10th ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने उसको भी लिख दिया तो 0 के साथ तो वो 11 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या हुई, 10 होने के बाद भी 10 नहीं हुई, तो एक कम हो गई। तो इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशन बिकम्स n-1। तो यहां पर सम ऑफ द होल नंबर्स के लिए जो फॉर्मूला लिखा गया है वो है n इंटू n-1/2। और अगर हम इसका एवरेज निकालने की बात करें तो वो होगा n इंटू n-1/2 और डिवाइड होगा n से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा n-1/2। ये तो हो सकता है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना दी हो, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन हो n टर्म्स में ना हो, ठीक, n की वैल्यू आपको पता होगी कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो आंसर निकालने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, आइए सिंपल सा तरीका देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। अब आपको यहां पर फर्स्ट में 1 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि होल नंबर है, तो होल नंबर में आपकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो 0 होगी, ठीक। और 15 ऑब्जर्वेशन है, तो जो 15th ऑब्जर्वेशन है वो 15th नहीं होगी, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि 10 नहीं होगा तो 9 होगा। तो आपकी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, इसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट, और देखते हैं लास्ट क्या होगा। लास्ट होगा, अगर ये 15 है तो इसमें से एक कम किया, कितना आ गया, 14। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी 14। अब आप निकालना चाहते हैं क्या, एवरेज। तो 0 में अगर आप 14 ऐड भी कर देंगे तो कौन सा कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं, 14 का 14 ही रहेगा और आंसर आएगा 7। आई होप अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द होल नंबर्स। इन सीरीज के अलावा अगर हम बात करें कि एवरेज निकालते समय और किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखते हैं कि एक एक्सेप्शनल केस होता है एवरेज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। आमतौर पे स्टूडेंट एवरेज पढ़ने के बाद ये गलती कर बैठता है, क्योंकि एवरेज लिखा हुआ है और एवरेज स्पीड का मतलब है स्पीड की प्रॉब्लम है। स्पीड निकालने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है डिस्टेंस और टाइम की। अगर आपसे यूं कहा जाए, जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक बच्चे की उम्र 20 साल है और दूसरे की 30 साल, तो दोनों का एवरेज क्या होगा। इतने सारे एग्जांपल के बाद आप आराम से कह सकते हैं सर 20 और 30 को जोड़ दीजिए, सीधा 50 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आंसर आ जाएगा। इस बात का फायदा उठा के एग्जामिनर क्या करता है, आपसे एक सवाल पूछता है जिसमें एज ना होकर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बनता है।
जिसमें वो कहता है कि अ पर्सन गोज एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कहीं गया और फिर जब वो वापस आया तो उसकी जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, एंड कम्स बैक एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या करना होगा आपको, 20 और 30 को जोड़कर जैसी दो से आपने डिवाइड किया तो समझ लीजिए आप फेल हो गए। ये तरीका आप नहीं लगा सकते। यहां पर इस तरह की एवरेज स्पीड को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो शॉर्टकट फॉर्मूला अगर हम थोड़ी देर के लिए यूं समझें कि हमारे पास एवरेज स्पीड अगर एक प्रॉब्लम है तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला बना कैसे और उसका यूज कैसे कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब है पहले हम इंपॉर्टेंस दें स्पीड को, और स्पीड को इंपॉर्टेंस देने का मतलब होता है हमें चाहिए डिस्टेंस और टाइम। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्कूल टाइम से हम पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस और टाइम के अलावा इस एवरेज की वजह से और क्या करना पड़ेगा। हम इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सिर्फ डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, सारा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सारा टाइम लेना पड़ेगा, तब जाके एवरेज स्पीड निकलेगी। देखते हैं किस तरह का सवाल होगा और सॉल्व कैसे किया जा सकता है। A person goes to office at the rate of 20 kilometer per hour and comes back at the rate of 30 kilometer per hour. Find his average speed. एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ गया। हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। तो यहां पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर एक आदमी कहीं गया है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं वापस आया है तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला आप भूल जाए, अगर फिलहाल तो मैंने भी आपको बताया ही नहीं है, तो कैसे आंसर निकालते हैं। तो पहले हम बिना फॉर्मूले के आंसर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फॉर्मूला जो लिखा गया है वो कैसे बना होगा। थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 और 30 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, कोई सा भी जो 20 और 30 से डिवाइड हो। जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम यूज कर रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि छोटा नंबर होगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए 60। तो अगर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर ट्रेवल करे 20 की स्पीड से तो उसे टाइम कितना लगेगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर अगर आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आपको टाइम लगेगा 3 घंटे। ठीक, तो यहां जो आपका टाइम आया वो आया 3 आवर्स। और ठीक उसी तरीके से आप जब दफ्तर गए हो 60 किलोमीटर सपोज, तो वापस भी 60 ही आओगे। तो 60 को अगर आप यहां पर दोबारा 30 से डिवाइड करोगे तो आपको टाइम लगेगा 2 घंटे। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत है टोटल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस का टोटल किया जाए तो वो कितना हुआ 120 किलोमीटर। उसके बाद टोटल टाइम, तो टाइम का टोटल किया जाए तो उसका मतलब हुआ 5 घंटे, 5 आवर्स। अब स्पीड की बात की जाए तो स्पीड क्या होती है, स्पीड की बात की जाए तो स्पीड बेसिकली होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहां कह सकते हैं ना कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 घंटे। तो इस 5 घंटे को अगर हम यहां यूज करें तो हमारा आंसर आता है 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप अंडरस्टूड। तो अब ये तो था कि हमने बिना फॉर्मूले के एवरेज स्पीड निकालना चाहा और निकाल लिया। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को डेरिवेट करना चाहें जो कहीं ना कहीं किताबों में लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे।
फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो स्पीड है वो 20 और 30 की जगह पर x और y है, और हम डेरिवेट करने वाले हैं शॉर्टकट फॉर्मूला और फिर उस शॉर्टकट से आंसर निकालने का तरीका। तो x और y से डिवाइड होने वाला डिस्टेंस x और y का एलसीएम अर्थात xy होगा। अगर ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है तो फिर टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आप जब x y से x को डिवाइड करोगे तो y आएगा, फिर आप x y को दोबारा y से डिवाइड करोगे तो x आएगा। फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो जो एवरेज स्पीड आप निकालना चाहते हैं वो किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस अर्थात xy और xy 2xy, और टोटल टाइम मतलब x plus y, and this is the formula written in books to find out the average speed when distance is same। अगर दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाए। अब सवाल पैदा होता है कि दो स्पीड के लिए फॉर्मूला हो गया, और पिछले क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास स्पीड 1 जो थी जिसका मतलब x था वो था हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 2 जो थी जिसका मतलब y हो गया यहाँ पर वो है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम बचाने के लिए इसका यूज कैसे करें, आइए देखते हैं। x और y की वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू में x का मान हमारे पास ये है 20, हमने यहाँ 20 लिख दिया, और y का मान हमारे पास है 30, तो हमने यहाँ 30 लिख दिया। 20 और 30 को नीचे x प्लस y यानी कि जोड़ना है, तो ये हो गया 50। तो दैट इज वी कैन से कैंसिल करने के बाद ये कट गया 5 6 30, और ये हो गया 2 दूनी 4 4 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा। शॉर्टकट फॉर्मूले का ये फायदा तो होता ही है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं ताकि और सवाल कर सकें। लेकिन इस तरीके से भी शॉर्टकट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कल को अगर हम शॉर्टकट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा और उसको सोचने में ही सारा टाइम निकालते हैं, तो उसका एक अल्टरनेट मेथड होना चाहिए जो आपने फॉर्मूला बनाने से पहले देखा, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट को ये 2 स्पीड का फॉर्मूला पता लग जाता है और अचानक पेपर में 3 स्पीड का क्वेश्चन आ जाता है, और 3 स्पीड के इस क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं उसे वो शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं पता होता। या तो फिर पहले हम शॉर्टकट फॉर्मूला डेरिवेट करें और फिर सब्स्टिट्यूट करें, या फिर हमने पहले से पढ़ रखा है तो हम उसे याद करें। देखते हैं, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो और 30 किलोमीटर पर आवर हो और 20 किलोमीटर पर आवर हो, और हम एवरेज स्पीड निकालना चाहें, तो डिस्टेंस का क्या करें? डिस्टेंस इनसे भाग होने वाली एक संख्या को एज्यूम करें, 60 30 और 20 जिसका मतलब होगा 60। तो मान लीजिए कि हम 60 किलोमीटर ही हर बार ड्राइव कर रहे हैं और हमें देखना है कि टाइम हमें कितना लगा। 60 किलोमीटर को 60 की स्पीड से ड्राइव करोगे तो 1 घंटा लगेगा, फिर दोबारा 60 किलोमीटर को 30 की स्पीड से ड्राइव करोगे तो 2 घंटे लगेंगे, फिर 60 के डिस्टेंस को 20 की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो 3 घंटे लगेंगे। अब टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर हो गया और टोटल टाइम 6 घंटे हो गया, यानी कि आपकी एवरेज स्पीड क्या हुई? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप बिना फॉर्मूले के आप समझ गए होंगे कि अगर दूरी बराबर है तो एवरेज कैसे निकाला जाए, और एक लुक देखते हैं कि अगर इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया जाए तो कैसे बन सकता है। अगर हम स्पीड 60 30 और 20 की जगह पर x y और z देखेंगे तो ये हो गई हमारी स्पीड्स, देखना है डिस्टेंस और साथ के साथ देखना है हमें टाइम। x y और z का एलसीएम x y z और x y z होगा। x से इसको डिवाइड करेंगे टाइम के लिए, तो x y z को आप x से डिवाइड कर रहे हो तो y z आ रहा है। ठीक इस तरीके से अगर x से x कैंसिल हुआ तो y z आ गया, y कैंसिल हुआ तो z x आ गया, और z कैंसिल हुआ तो x y आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? इन्हें जोड़ें, डिस्टेंस है हमारे पास, कितनी बार x y z है? 3 बार, तो 3x y z, और फिर जो टाइम है हमारे पास वो क्या है? x y y z और
जेड एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये फॉर्मूला जनरली शॉर्टकट में किसी एवरेज स्पीड को निकालने के लिए किताबों में दिया होता है। ठीक, तो ये था एक एक्सेप्शनल केस कि कभी भी हमेशा याद रखें कि अगर ऐसा है कि एवरेज स्पीड निकालते समय आप जनरल तरीके को यूज कर रहे हैं तो आप उस जनरल तरीके को एवरेज स्पीड में नहीं यूज करेंगे, बाकी कर सकते हैं। अगर एवरेज स्पीड में आपने जोड़कर भाग करना शुरू किया तो हमेशा आंसर गलत आएगा। ठीक, अब देखते हैं इससे आगे कि हमें एवरेज के सवालों में और किस तरह के सवालों की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये था एक एवरेज स्पीड जो एक्सेप्शनल केस था। इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो केवल स्वयं से भाग होती हैं या फिर एक से भाग होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। आमतौर पर अभाज्य संख्याओं से औसत का जो सवाल पूछा जाता है उसमें पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाता है। अब क्योंकि ये एक सीरीज तो है परंतु इस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस जो मैं आपको समझा चुका हूं, यहां पर गैप 1 का है परंतु यहां पे गैप 2 का है, और फिर यहां पे गैप फिर 2 का है और यहां पे आके 4 का है। इन डिफरेंस में सिमिलैरिटी ना होने की वजह से हम उस मेथड को यूज नहीं कर सकते जो अब तक हम कर रहे थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो ऐसे केस में अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि सम निकालने के लिए प्राइम नंबर्स पर यूज किया जा सके। तो इसमें इसीलिए ज्यादा संख्याओं के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आप जनरली क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को सिंपली ऐड करेंगे और 10 नंबर होने की वजह से 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो टोटल आपके पास आएगा वो आएगा 129 और 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 12.9। इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करना चाहूं तो ये कि जो 10th प्राइम नंबर है उसे आप याद कर लें। दैट इज 29। ठीक, और अब ध्यान से देखिए टोटल क्या है। ये टोटल है 100 प्लस 29 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 29 इनका टोटल आएगा और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 29 अपॉन 10 एंड दैट आंसर इज इक्वल टू 129 अपॉन 10 और इज इक्वल टू 12.9। मतलब जो जोड़ने में आपका टाइम खराब हो सकता है वो आप बचाना चाहो तो केवल फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन के लिए पॉसिबल है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि आप हमेशा उसे फॉलो कर सके। जनरली क्वेश्चन 10 तक पूछा जाता है तो इसलिए आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अब आती है बात एवरेज ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ऐसे गुणनखंड जो दिखने में अभाज्य संख्याएं हों और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो उतना ही आए जिस नंबर्स के लिए हमने वो फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, यानी कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 60 आए। तो 60 को हम फैक्टराइज करेंगे। पहले 2 पे 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया और फिर 5 से 1 हो गया। मीन्स ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 2, 2, 3 एंड 5, इसका अगर आप एवरेज निकालते हैं तो वो होगा आपका एवरेज ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन, क्योंकि आपने 4 ऑब्जर्वेशन ऐड की हैं इसलिए आप 4 से डिवाइड करेंगे
और ये होगा 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। कभी कभी हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स की प्रॉब्लम आती है। ऑल फैक्टर का मतलब होता है हिंदी में सभी गुणनखंड। सभी का मतलब है कि जिन गुणनखंडों की हम बात कर रहे हैं वो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जिसके वो फैक्टर हैं। अब वो नंबर जिसे हम फैक्टर बोल रहे हैं चाहे वो प्राइम हो या ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम छोटा सा नंबर लेके एग्जांपल ले सकते हैं 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कितने होंगे 1 2 3 4 6 और 12 इटसेल्फ। और भी कोई नंबर भाग कर सकता है क्या? ध्यान से देखिए, नहीं। अब ये हैं ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स में अगर हम देखें कि 12 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं, अगर आप इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और फिर 6। इन 6 नंबर्स को आपने ओरली सोचा क्योंकि नंबर 12 जो था वो बहुत छोटा नंबर था। अगर हम ये कहें कि इन नंबर्स को लिखे बगैर, जो कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, उसके बाद आप बता पा रहे हैं कि ये 6 संख्याएं हैं, इन्हें लिखे बगैर अगर आप ये बताना चाहें कि ये 6 ही होंगी और वो 12 के लिए निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? देखिए, हम 12 का फैक्टर करके 12 को हमने किया 2 से 6 आया, फिर 2 से 3 आया और फिर 3 से 1 आया। आप इन फैक्टर्स को जो 12 के फैक्टर हैं इन्हें लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 2 इनटू में 3 की पावर 1। अब इस एक्सपोनेंशियल से यानी कि घातांकीय संकेतन से अगर आप ये जानना चाहें कि ये 6 संख्याएं कैसे आएंगी तो आप ध्यान से देखिए जरा। इस समय ये जो पावर है इस समय 2 है और ये जो पावर है वो 1 है। इस 2 पावर में आपने सिंपली 1 इंप्रूव कर दिया और ये आंसर आ गया 3। फिर आपने इस पावर में भी वही किया, 1 इंप्रूव कर दिया और आंसर आ गया 2, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 6 और ये भी 6 है। यहां पर हमने देखा कि हमने उन वैल्यूज को भी नहीं देखा कि जो सही मायने में 12 को डिवाइड कर सकती हैं और बिना डिवाइड करे ये बता दिया कि वो है कितनी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो संख्याएं होंगी कितनी और ये भी पता होना चाहिए कि उनका टोटल क्या होगा। अब अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो इनका टोटल करना पड़ेगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, और टोटल करने के लिए नंबर्स को देखना जरूरी है। देखिए जरा इसका टोटल कितना आता है। यह है 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। यानी कि ये जो टोटल आया 12 6 18 और 4 22 और 3 25 और 3 28, ये जो 28 है इसे आप बोल सकते हैं सम यानी कि जोड़, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं 6, तो आपका एवरेज क्या होना चाहिए 28 बटा में 6, मतलब 2 से भाग करने के बाद 14 बटा में 3, और या आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो 3 चौक 12 सही 2 बटा में 3। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब इस आंसर तक पहुंचने के लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता करनी पड़ी, उन वैल्यूज को देखना भी पड़ा, उन्हें टोटल भी करना पड़ा, और तब जाके आंसर आया। अब हम चाहते हैं कि हमें इन नंबर्स को 1 2 3 4 6 और 12 को देखना भी ना पड़े और आंसर आ जाए। देखिए इसी सवाल को टेक्निकल तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 12 एक एग्जाम्पल है, हम किसी भी नंबर पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 के लिए हम सबसे पहले क्या करें, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें जो कि फैक्टर से आपने पिछले सवाल में देखा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 है। अब आप सम निकालने का शॉर्टकट देखें, मतलब संख्याएं भी नहीं दिख रहे कि आप 12 है 6 है 2 है 4 है, सीधा सम वही आएगा जो पिछले सवाल में था, दैट इज 28। आप इस वैल्यू को एक पावर बढ़ा दें, 2 से हो गया पावर 3। ऐसे ही इस वैल्यू की भी एक पावर बढ़ा दें तो एक पावर से हो गई 2 पावर। अब सिंपली आपने एक पावर बढ़ाई है तो इस बेस में से 1 माइनस कर दें दोनों के अंदर से। उसके बाद सिर्फ ये देखें कि जो आपको ये 2 और 1 दिख रहा है यहां पर, इसे आप सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है 1। ऐसे ही ये 3 और 1 दिख रहा है, इसे आता है 2। तो 1 लिख दें इसके नीचे और 2 लिख दें इसके नीचे। तो इससे क्या होगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो टोटल आपको चाहिए वही आएगा। देखें कैसे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 8 में से 1 गया
3 की पावर 2 मतलब 9 है, 9 में से 1 गया, आइए देखें 8 में से 1 गया तो क्या आया 7, 9 में से 1 गया तो 8, 2 से भाग किया, देखिए आया ना 28। अब निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो नंबर्स की शक्ल देखनी भी नहीं पड़ी और टोटल भी निकाल लिया, पता नहीं कब टोटल कर रहे थे। ठीक, अब निकालें एवरेज। एवरेज निकालने के लिए टोटल आपको मिल गया, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कहां से मिलेंगी, थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं यहां से, ये जहां मैं सर्कल कर रहा हूं इसे ध्यान से देखिए। इन दोनों नंबर को अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल सकती हैं, यानी कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, 3 इंटू में 2 दैट इज 6। ये हमारी एन टर्म आ गई और हमने इसे 6 से डिवाइड किया, फिर वही आंसर आया 14/3 या फिर 4 सही 2/3। इस टेक्निकल अप्रोच से क्या फायदा होगा, जब नंबर बड़ा हो जाएगा तभी भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। सपोज हमारे पास नंबर है 60 और हमें निकालना है इस नंबर पर, क्वेश्चन वही है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। तो इस 60 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे इसके, ऐसे 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। अब ये वैल्यू हमारे पास है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। हम सबसे पहले सम की बात करें, कितना सम आना चाहिए। वो सम निकालने के लिए हम सबकी पावर्स को 1 बढ़ा देंगे। तो 2 को 3 कर दिया हमने, 1 को 2 कर दिया और फिर 1 को 2 कर दिया, मतलब ये जो पावर्स थी हमारी हमने इनको 1-1 प्लस कर दिया। जहां पर 2 था वहां 3 आ गया, जहां पर 1 था वहां 2, जहां 1 था वहां 2। फिर उसके बाद इन्हीं में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और इनके नीचे वही लिखा जो इनमें डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सम आ जाएगा और वो सम कितना आएगा देखते हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास होगा 8, 1 गया 7, ये हमारे पास 7 आ गया। फिर 3 या 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा। फिर 5 में से 25 में से 1 गया 24, 4 से भाग करोगे तो 6 आएगा। ये है हमारे पास सम। एवरेज निकालने के लिए हमें सम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब ये कितनी संख्याएं हैं जिनका टोटल आ रहा है। ये संख्याएं हैं सही मायने में, ये 3, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इतनी ऑब्जर्वेशन हमारी है। तो इसको भी अगर हम ऐसे ही लिख दें 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 3 6, ये कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया और आंसर आ गया आपका 14। दिस इज योर आंसर। I hope this technical approach will save your time and you cannot concentrate on the numbers exactly। हो सकता है आपसे कोई नंबर मिस हो जाए। अगर मैं अटेंडम आपसे पूछूं कि 60 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो ये आप कहेंगे जी कि 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। हो सकता है सोचते समय एक आधी संख्या मिस हो जाए, जिसकी वजह से टोटल भी गलत हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाएंगी और आंसर भी गलत आएगा। तो अगर आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। बाकी हम इसी एवरेज की सीरीज में और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।